Students, my name is Siten Kumar Banerjee. I am senior zoology faculty in 3D classes. आज इस टाइम पे आप फिजियोलॉजिकल टॉपिक में एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र के टॉपिक पढ़ रहे हो। उत्सर्जन का क्या मतलब होता है, उत्सर्जन क्यों आवश्यक है और ये किस किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए लाभदायक है और ये अगर ना हो तो क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, इन सभी बातों को समझना है। उत्सर्जन का तात्पर्य होता है नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी पदार्थ का शरीर के बाहर उत्सर्जन। बच्चों, नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ याद रखना, उत्सर्जन का तात्पर्य ये होता है कि नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ जो भी होगा उसे किसी भी तरीके से शरीर के बाहर निकालना है और इसमें मुख्य अंग के रूप में हमारे शरीर में कार्य करते हैं किडनी और इसका यूनिट नेफ्रॉन होता है, जिसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं बताता हूं पहले कि नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ इस प्राणी जगत में किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो शॉर्टली देखें कि नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं इसमें अमोनिया हो सकते हैं। अगर कोई पदार्थ अमोनिया के रूप में उत्सर्जित हो रहा है तो उस प्राणी को एमनोटेलिक प्राणी कहते हैं, एमनोटेलिक प्राणी कहते हैं। और ये जो होते हैं पॉइजन की अगर मैं बात करता हूँ तो नाइट्रोजन पदार्थ में सर्वाधिक विषैला होता है। इस कारण से ये अगर सही और अधिक मात्रा इसके क्रम को बढ़ाता हुआ शरीर में डिपॉजिट होने लगे तो ये शरीर के अंग तंत्र फिजियोलॉजिकल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं और इसके बाद प्राणी की मृत्यु तक हो सकता है। ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं अमोनिया, ये अधिकतर पाए जाते हैं जलीय प्राणी में, जैसे मॉडर्न बोनी फिश, आधुनिक अस्थिल मछलियाँ। एग्जाम्पल के तौर पे टेलियोस्ट, इसमें इस प्रकार के उत्सर्जन पाए जाते हैं। इसके बाद जो जल में रहने वाले प्राणी के रूप में टैडपोल लार्वा, मेढक के बच्चे को टैडपोल लार्वा कहते हैं, इसमें इस प्रकार के उत्सर्जन पाए जाते हैं। एक्वेटिक इंसेक्ट्स, जो जल में रहने वाले कीट हैं, उनमें इस प्रकार के उत्सर्जन पाए जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने अभी बताया। दूसरा, यूरिया। अगर कोई प्राणी यूरिया का उत्सर्जन करे तो उसे यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। उसका फॉर्म यूरियोटेलिक प्राणी के रूप में कहलाता है। ये इसकी तुलना में कम विषैला, यानी विषैलापन अमोनिया से कम। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन, हम सभी इंसान यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद अधिकतर स्तनधारी प्राणी, इसके बाद टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया, शार्क मछली अपवाद के तौर पे जल में रहता है शार्क, लेकिन शार्क जल में रहने के बाद भी यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो ये कुछ अपवाद भी आपको मिलेंगे कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म में न रहने वाले प्राणी, तो जल में रहने वाले प्राणी, उसमें कुछ प्राणी जैसे शार्क, ये भी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक एसिड, अगर मैं यूरिक एसिड के रूप में बात करता हूँ तो इस प्रकार के प्राणी को यूरिकोटेलिक प्राणी कहते हैं। और यूरिकोटेलिक प्राणी में बात करें तो यूरिया से कम विषैला, यानी इसके पॉइजनस इफेक्ट यूरिया से भी कम होगा, यूरिया से भी कम, यानी सर्वाधिक विषैला अमोनिया, सेकंड नंबर पे यूरिया और थर्ड नंबर पे यूरिक एसिड। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो बर्ड्स, जितने भी पक्षी होते हैं वो सभी के सभी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद इसमें बात करें तो यूरिक एसिड्स के फॉर्म में कई और भी प्राणी, जैसे कुछ रेप्टाइल्स यूरिक एसिड्स के रूप में यूरिया के नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल थे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के रूप में। एक्स्ट्रा और भी कुछ पॉइंट्स आपको जानना है
क्योंकि ये 3 तो कॉमन है, लेकिन कुछ पदार्थ और भी होते हैं जो अल्प मात्रा में इंसानों के द्वारा और इंसानों के रूप में जो अलग अलग एज इफेक्ट होते हैं, जैसे हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज, बच्चे के फॉर्म में, प्रेग्नेंट फीमेल में, इन तरह के केसेस में कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल केस है। तो मैं एक्स्ट्रा स्पेशल केस की बात करता हूँ, एक्स्ट्रा स्पेशल केस। और इस समय अगर मैं बात करूँ तो कुछ और प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ, जैसे अगर मैं लिखता हूँ क्रिएटिन, इस शब्द को लिखा तो क्रिएटिन सामान्य रूप से मूत्र में नहीं पाया जाता। क्रिएटिन का उत्सर्जन होता है नवजात शिशु में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें, या इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल के यूरिन में क्रिएटिन पाया जाता है। अब एक शब्द होता है क्रिएटिनिन, ये भी कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं इसके भी साथ लिख रहा हूँ क्रिएटिनिन। ध्यान देना बच्चों, ये भी एक सिली मिस्टेक्स के पॉइंट बनते हैं, अगर इसको ठीक से नहीं समझे तो आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं। ये शब्द है क्रिएटिन और ये क्रिएटिनिन। अगर मैं क्रिएटिनिन की बात करता हूँ तो क्रिएटिनिन जो होता है ये मसल्स के कार्य करने पे निकलते हैं, मसल्स के अत्यधिक कार्य करने पे, शब्द का प्रयोग करता हूँ अत्यधिक, मसल्स के अत्यधिक कार्य करने पर क्रिएटिनिन का उत्सर्जन होता है, क्रिएटिनिन का होगा, क्रिएटिनिन का उत्सर्जन होता है। और ये जो क्रिएटिनिन होता है ये फॉस्फोक्रिएटिन के रूप में हमारे मसल्स में पाए जाते हैं, फॉस्फोक्रिएटिन के रूप में पाए जाते हैं। और फॉस्फोक्रिएटिन ब्रेक डाउन करके क्रिएटिनिन के रूप में हमारे मूत्र से बाहर जाते हैं। यानी सामान्य रूप से हमारे जितने भी मानव जगत के प्राणी फॉर्मों को हैं उनमें किसी में भी यूरिन के साथ कभी भी सामान्य रूप से क्रिएटिनिन का स्रवण नहीं होगा। लेकिन अगर शारीरिक परिश्रम अधिक हो और मसल्स का कार्य अधिक पार्टिसिपेट करे, यानी अधिक मात्रा में पेशी उस कार्य में भाग ले, जैसे किसान खेत में अधिक कार्य कर रहे हैं तो उस समय वो उस खेत के कार्य के दौरान अपने मसल्स का अधिक प्रयोग हो रहा है उनके बॉडी के, तो उस समय उनके मसल्स में पाए जाने वाले फॉस्फोक्रिएटिन टूट जाते हैं और इसका ब्रेकडाउन होकर क्रिएटिनिन के रूप में साबित होता है और ये मूत्र के रास्ते बाहर आते हैं। यानी क्रिएटिनिन जब मसल्स की एक्टिविटी अधिक होगा तभी बाहर आएंगे। या क्रिएटिनिन की बात करें तो क्रिएटिन, ये सुनने में जैसा लगता है लेकिन ध्यान देखिएगा, ये क्रिएटिन और ये क्रिएटिनिन, और क्रिएटिन केवल होगा नवजात शिशु और प्रेग्नेंट फीमेल में, इसके अलावा किसी में नहीं। कुछ दूसरे प्रकार के एक्सक्रीटरी स्पेशल प्रोडक्ट जैसे ग्वानिन, अगर ग्वानिन की बात करें तो इसका उत्सर्जन होता है केवल मकड़ी में, जो स्पाइडर होता है वो ग्वानिन का उत्सर्जन करता है, यानी ग्वानिन उत्सर्जित करने वाले प्राणी है मकड़ी। मकड़ी ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मकड़ी के शरीर में जल बहुत ही कम मात्रा में उसे प्राप्त होता है, जो भी वो भोजन करता है उसमें जो जल होता है वो उसे ग्रहण के भोजन के द्वारा ग्रहण होता है और उसे मिलता है। लेकिन उस जल को मेंटेन करने के लिए, उस जल को अपने शरीर में रखने के लिए वो मूत्र के रूप में ग्वानिन छोड़ता है। यानी ये एक प्रकार का जलीय संतुलन करने की क्रिया है, यानी जल के संतुलन को बनाए रखने की जो क्रिया होती है उसे कारण वो ग्वानिन को मूत्र के रूप में स्रावित करता है। अगला, अगर मैं बात करता हूं एलेंटोनिन, एलेंटोनिन बच्चों हम सभी यूरियोटेलिक प्राणी हैं क्योंकि हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन एलेंटोनिन इस प्रकार के शब्द भी नीट में आते हैं। तो आप जानते हो हमारे डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं। इसमें प्यूरिन और पायरिमिडिन के फॉर्म में इसे रखा गया है। एडेनिन ग्वानिन को प्यूरिन, साइटोसिन थाइमिन को पायरिमिडिन। अगर मैं प्यूरिन के रूप में बात करता हूं तो प्यूरिन के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन होता है, यूरिक एसिड, और ये बहुत ही कम मात्रा में होगा,
तो प्यूरिन के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन इंसान करता है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होता है और ये यूरिन के साथ बहुत ही कम मात्रा में जाता है, इस कारण से नेग्लिजिबल है। लेकिन पूछा जाए कि प्यूरिन के रूप में अगर उत्सर्जन होता हो तो किस रूप में होगा? यूरिक एसिड के रूप में होगा। और एक पदार्थ होते हैं पायरीमिडीन, और पायरीमिडीन के रूप में अगर उत्सर्जन होता है तो किस पदार्थ का होता है? तो एलेनिन एंड आइसोब्यूटारिक एसिड के रूप में इस प्रकार के पदार्थ जो होते हैं पायरीमिडीन के रूप में उत्सर्जित होते हैं। तो इस प्रकार से इस दुनिया में कई प्रकार के एक्स्ट्रा पदार्थ भी हैं जो मुख्य रूप से उत्सर्जन में भाग लेते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो अंग है, उत्सर्जी अंग, वो कौन सा है? तो बच्चों बताइए कौन सा है? ये तो आप लोग इनिशियल क्लास में पढ़े हो। तो उत्सर्जी अंग जो है ये है किडनी, और किडनी को हम यहाँ पर हिंदी में वृक्क कहते हैं, यानी वृक्क हमारा उत्सर्जी अंग है। लेकिन उत्सर्जी इकाई की बात करें, यूनिट की बात करें, तो हमारे इस किडनी में जो इकाई है वो है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन जो होता है वो यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन कहलाता है। यानी इस उत्सर्जन की इकाई कौन है? तो नेफ्रॉन, और उत्सर्जन के अंग कौन है? किडनी। ये जो है इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 किडनीज हैं, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। हमारे पास 2 किडनी है, और याद रहे दोनों किडनी एक साथ परफॉर्मेंस में भाग लेता है। और अगर इंसान एक दिन में 180 लीटर, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, इंसान एक दिन में 180 लीटर तक पानी पी जाए तो इससे इन दोनों किडनी द्वारा फिल्टर करने की पूरी पावर इसके पास मौजूद है। यानी दोनों किडनी 180 लीटर पानी तक को फिल्टर कर सकता है, छान सकता है। लेकिन हम इतना पीते ही नहीं है। हमें कहा जाता है कि 5 से 6 लीटर पानी पिएं, और 5 से 6 लीटर पानी अगर हम नॉर्मली तौर पे सामान्य रूप से हर रोज पीते हैं तो शरीर की जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है, वो किसी भी रूप में हो, वो मूत्र के रास्ते, पसीने के रास्ते हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और निकल गया तो शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर के फिजियोलॉजिकल फंक्शन बेस्ट होते हैं। आजकल के बच्चे या जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मेंटेन कराने वाले क्रियाकलाप हैं उनको ध्यान न दे करके, फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज को छोड़ करके घरेलू गेम खेलना, पानी कम पीना इत्यादि, इनके कारण हमारे शरीर में गंदगी बढ़ता जाता है। और कुछ ही साल जीने के बाद 30-35 साल का उम्र होते ही लोग कहते हैं किसी का किडनी फेल हो गया, कोई कहता है कि किसी को डायबिटीज हो गया, कोई कहता है हाइपरटेंशन हो गया। अगर इंसान सही रूप में हर रोज एक निश्चित मात्रा में पानी पिए और पानी की निश्चित समय अवधि को पालन करते हुए उसे पिए, और फिर उसके द्वारा उसके शरीर से मूत्र के फॉर्मेशन में जितने भी नाइट्रोजनस पदार्थ से बाहर निकले तो स्वस्थ और लॉन्ग लाइफ होगा। अब देखो बच्चों, किडनी की संरचना और इनके बारे में एक एक करके अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी।